Good morning and hello everyone. My name is Mansur Saraswat. I'm from Triple IT Sri City. So today we will learn and do some problems on the topic determinant. It's a chapter in the math class 12th of 4th. Okay. So determinant क्या होता है और क्या नहीं होता ये आप मैट्रिक्स पढ़ी होगी आपने इससे पहले। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो पहले मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ही डिटरमिनेंट पढ़ें तो ज्यादा ठीक है। तो डिटरमिनेंट होता क्या है? सबसे पहली बात, डिटरमिनेंट होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो एन इसमें रो होंगी, एन ही उसमें कॉलम्स होंगे। अब देखो, मैट्रिक्स की कोई स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू नहीं होती, वो केवल आ, एक आर्किटेक्चर है किसी भी चीज को दर्शाने के लिए। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट में, तो उसको दर्शाने के लिए, या फिर ऐसे ग्राफ होता है कंप्यूटर थ्रू, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक आता है, मतलब डीएसए का डाटा स्ट्रक्चर में एक आता है ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है देखो, मतलब बहुत सारे नोड बने हुए होते हैं, ऐसे नोड हैं, तो नोड आपस में कनेक्टेड हैं। ये कुछ कुछ नोड आपस में कनेक्टेड हैं। ये रख दो ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ऐसा मान लिया। तो इसमें इसका मैट्रिक्स हम बनाएंगे, इसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोला जाता है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसमें भी वैल्यू नहीं होती। हर स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं होता, और डिटर्मिनेंट हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। मतलब डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, आप ये याद रखिए, किसी भी मैट्रिक्स की एक इंटीजर वैल्यू। तो देखो इसमें ए जो है बी से, सी से और डी से, तीनों से कनेक्टेड है। तो खुद से तो कनेक्ट नहीं है, तो खुद के लिए तो जीरो। ए बी से, सी से और डी से कनेक्टेड है। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं बी। बी किससे कनेक्टेड है? बी है ए से, सी से और डी से। ए से खुद से नहीं है, सी से और डी से। सी किससे कनेक्टेड है? सी है ए और बी से, तो ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, और सी और डी से कनेक्टेड नहीं है। डी किससे कनेक्टेड है? डी है बी से और ए से, ए से, बी से खुद से नहीं है और सी से भी नहीं है। ये इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यही है मैट्रिक्स को दर्शाने, मतलब मैट्रिक्स का काम। मैट्रिक्स केवल एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारी चीजों का, लेकिन डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। तो सबसे पहले इनमें अंतर आपको पता हो तो ज्यादा ठीक है। ओके, वन नोट नॉट रिस्पॉन्ड, वेट, वी नीड टू वेट अंटिल द वर्क। ओके, ठीक है। तो यही है, आप इसके बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे, डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स मतलब कैसे निकालते हैं वैल्यू, अलग अलग तरह के मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स होता है। देखो ट्रांसपोज ए का, ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ कि ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होगा ए के डिटरमिनेंट के बराबर। ओके, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। अब फिर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, अब इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी है कि इस डिटरमिनेंट का यूज हम कैसे कर सकते हैं किसी मतलब ट्रायंगल के, मतलब अगर तीन ट्रायंगल के तीनों पॉइंट दे रखे हैं, तो ट्रायंगल के हम, अगर हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल का एरिया। ओके। ओके, और क्या है इसमें, माइनर्स और को फैक्टर का एक टॉपिक आता है। ओके, ये हो गया। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब इसी के द्वारा कन्वर्जन। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो ये कुछ इसके टॉपिक होते हैं जो जरूरी होते हैं, मतलब एक किसी डिटरमिनेंट की चैप्टर को पूरा करने के लिए। ठीक है? तो अ, हम यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो आप एक बार देख लीजिएगा तो तुरंत तुरंत हो जाएंगे सारे। तो अभी हम चलते हैं सीधा एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है, यूजिंग दिस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 to 6 एवेल्युएट। अब हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा इसको, वो भी
प्रॉपर्टीज को मतलब प्रॉपर्टीज के द्वारा। ओके, सो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले दिया क्या क्या है वो देखते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है। देखो एक डिटर्मिनेंट है स्क्वायर का 2/2 का, ये प्लस है x-1, x+1, x+1। ओके, सो अब देखो मैट्रिक्स का कुछ रूल्स होते हैं मैट्रिक्स के, तो उन रूल्स के अनुसार हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। C1 को हम डिनोट कर रहे हैं या फिर C1 को चेंज कर रहे हैं C1 - C2 से। तो कॉलम वन को माइनस कर रहे हैं कॉलम 1 - 2 से। ओके, तो सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x² - 2x, सॉरी, हाँ -2x+2। ओके, क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा x-1 ही, क्योंकि इसमें से मान ही कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा केवल C1 में, क्योंकि C1 को ही चेंज कर रहा है। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x+1। ओके, ये हो गया। अब हम इसे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब इफेक्टिव यही रहेगा टोटल। तो x+1 मल्टीप्लाइड बाई x² - 2x+2। तो ये है इफेक्टिव। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, x³ - x² बचेगा और +2 बचेगा। तो ये कुछ चीजें बचेंगी इसके बाद, तो ये अपना करेक्ट आ गया। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड। पहले देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन कैसे हैं, कितने हैं। और भाई 58 क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखते हैं आज हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, उसी हिसाब से हम देखें। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक 3/3 की मैट्रिक्स है, जो ए एक्स वाई जेड दे रखा है, x+y z x+y a+z। तो ये इस तरह की एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है। मतलब ये, मतलब देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये कुछ इसको करना जरूरी है। अगर इसको आप लर्न भी कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। किस टाइप की है मैं देखता हूँ। तो a+x y z, ए सॉरी एक्स a+y z, x y a+z, ये है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो C1 है पहला वाला कॉलम, उसमें हम C1 C2 और C3 तीनों का सम करके डाल दे रहे हैं। ओके, तो तीनों का सम करके डालेंगे तो क्या आएगा इसमें, a+x+y+z, 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 yz, a+yz और y a+z। ओके, ये आ गया। और इसमें से हम इसे कॉमन ले लेंगे टोटल को। ये कॉमन ले लिया तो ये सारा हट जाएगा और वन अंदर अंदर आ जाएगा, तो मतलब कॉमन ले लेते हैं, x+y+z, और इधर हो जाएगा 1, बाकी का ये सेम। ओके, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो स्पेसिफिक है, और इसको हम लर्न कर लें तो ज्यादा ठीक रहे। देखो a+y, सॉरी ए प्लस, अरे यार, तो a+x+y+z 1 1 1, एंड y z a+y z y a+z। ओके, ये है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको देखो, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर भी यूज करना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ मतलब मेथड्स भी हैं इसको सॉल्व करने का।
तो सबसे पहले मेथड मेथड क्या है, R2 को हम R2 - R1 लिख रहे हैं, और साथ साथ ही R1 R3 को हम लिख रहे हैं R3 - R1। तो जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो रोज है, देखो तो जो R2 है उसको हम लिखते हैं, तो देखो वन में तो कोई फायदा फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - R1 से, तो R2 - R1, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा 0। ओके, अब R3 को R मतलब 1 से माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, और ये हो जाएगा A। ओके। ओके, ये बन गया। अभी हम इसको अगर बाहर निकालना चाहें, तो हम इसको एक छोटी सी मैट्रिक्स में तब्दील कर सकते हैं इसको। वो कैसे करेंगे, वो इस प्रकार करेंगे हम कि ये जो ऊपर वाला कॉलम है ना, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर इसको कॉमन ले सकते हैं या फिर कुछ भी हो, तो ये हटाएंगे, तो ये एक छोटी डिटर्मिनेंट बच जाएगी हमारे पास A² की, तो ये A² बचेगा, तो A² हो जाएगा A² मल्टीप्लाई बाई ये जो टर्म थी हमारे पास, A² इंटू A+Y+Z+, ओके, X+Y। तो ये हम लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, लगभग लगभग। तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाला है 0 x y² x z² x²y 0 y z² x²z। अब इसमें मैं सीधा प्रोसेस लगा रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए, अब हम कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं इस मैट्रिक्स से। तो देखो C1 C2 और C3 तीनों से मैं x² y² z² कॉमन ले रहा हूँ। C1 से x² कॉमन ले रहा हूँ, कॉलम 1 है ना, तो कॉलम 1 से x² कॉमन लिया, तो x² बाहर कर दे, चलो बाहर x² y² z² बाहर किया, तो अंदर क्या बचा, 0 x x x y 0 y z z 0। ओके, ये बचा। अब हम कुछ चीजें और कर सकते हैं कि C2 से C1 - C3 घटा दें, तो थोड़ी सी और चीजें हमारे पास और बच जाएंगी। ये क्या है, C2 से C3 घटा दें, तो C2 से C3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हो जाएगा 0 0 x, एक्स एक्स कटे जाएगा, y - y y, ठीक है, और z z 0 हो जाएगा। और यहाँ से y एक और कॉमन ले सकते हैं हम, अगर लेना है तो, न अगर नहीं लेना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि x केवल यही बचा है, x यही बचा है ना, तो इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 yz हो जाएगा ये। ओके, तो 2 yz हुआ, और ये बाहर से मल्टीप्लाई है ही, तो x³ 2x³ y³ z³ ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्या क्या चीजें यूज करना है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें C1 को रिप्लेस करना है C1 + C2 से, और साथ ही सॉरी, C1 को C1 + C2 + C3 के साथ रिप्लेस करना है। ओके, तो इन तीनों को हम रिप्लेस कर देंगे, C1 को रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद हम अ, मतलब कॉमन बचेगा C1 में कुछ, तो कॉमन ले लेंगे हम x1 प्लस सॉरी x + y + z, ये पूरा कॉमन बचेगा ये, तो इस कॉमन में से ये कौन बच जाएगा, कॉमन ले लेंगे। अब उसके बाद अप्लाई करना है हमें रो वाइज, तो रो को रिप्लेस करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 - R1 के साथ, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 - R1 के साथ। ओके, ये रिप्लेसमेंट हो गया। और इसके बाद फिर हमें एक और रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें C2 को रिप्लेस करना पड़ेगा C2 - C3 के साथ, और दैट्स ऑल। यहाँ से हम इसको फिर
एक्सपेंड कर लेंगे अपनी डिटर्मिनेंट की एल्गोरिदम लगा के, तो उस एल्गोरिदम से हमें अपना आंसर, क्लियर आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आप पेशेंस रखिएगा, पेशेंस से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सेम है। ओके, तो इसी क्वेश्चन मतलब इसी तरह का यूज करके आपको इसके डिटर्मिनेंट फिर से निकाल देना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। तो अब आते हैं हम अपने सीधा क्वेश्चन नंबर, चलिए सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि ये जो सिक्स क्वेश्चन है हम कर सकते हैं, चलो एक सिक्स और कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेवंथ पे आ जाएंगे। चलिए, तो सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, ये है। तो अब हमें सीधा यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, R1 को R रिप्लेस कर रहे हैं इसके साथ। ये रिप्लेस हो गया, रिप्लेस करेंगे हम इसे, तो क्या बचेगा। तो इसमें चलिए, तो R1 में जोड़ देते हैं दोनों चीज। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, किधर गया, ये रहा। तो ये हो जाएगा A+B+C, और ऊपर भी हो जाएगा A+B+C, ये भी A+B+C हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A+B+C, ये भी सेम। तो ऊपर वाला पूरा सेम हो गया, ऊपर वाला सेम हुआ तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो A+B+C कॉमन ले लिया बाहर, ऊपर बचा वन, वन और वन, और नीचे ये बचेगा 2B और B-C-A, 2B और ये 2C, 2C, C-A-B, तो ये बचा। अभी हम इसमें एक रिप्लेसमेंट और लगाएंगे, एक रिप्लेसमेंट और होगा, जो होगा C1 से, C1 को करेंगे C1 - C3 में, और C2 करेंगे C2 - C3 में। तो इसका यूज करेंगे, और फाइनली हमारे पास एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। क्या होगी वो, बाहर तो A+B+C बचेगा ही, बाहर A+B+C है, अंदर जीरो जीरो, ये हो जाएगा वन, हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे होगा A+B+C, वो भी होल माइनस में, और ये हो जाएगा 2B, ये हो जाएगा टू, वेट, A+B+C हो जाएगा ये हो जाएगा A+B+C। ओके, और ये भी A+B+C हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेकिन C-A-B। ओके, ये हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो A+B+C बाहर था जो, कि अंदर था 1 × इसका इसमें मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर बट नेगेटिव साइन के साथ। और नेगेटिव साइन अंदर पहले से ही था, क्योंकि वन, जीरो माइनस करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा A+B+C इसका स्क्वायर। अब एक बाहर भी है तो A+B+C का होल क्यूब हो जाएगा अपना आंसर। ओके, तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। Y²Z², Y+Z, Z²X², ZX, Z+X, Y है, X², Y², XZ, X+Y, ये जीरो है कि नहीं, ये चेक करना है। अब देखो, जीरो कब हम कह सकते हैं, जीरो हम कह सकते हैं कि पूरा एक, अगर हमें ये मिल जाए, पूरा का पूरा जीरो मिल जाए ना, तो हम कह देंगे जीरो है ये। तो इससे हम क्या करें, इसके लिए हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर R1, R2 और R3 में एक्स वाई और जेड से, तो R1 में एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, मतलब एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो XY², XYZ, और ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये वाई, ये हो जाएगा जेड से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड से मल्टीप्लाई। तो ये पूरा एक कॉलम कॉमन हो गया, इसको कॉमन को बाहर ले लेंगे तो ये बच वन 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 बचेगा, और एक और ऐसा ही वन 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 हो गया, बस हम प्रूव कर देंगे
ये हमारा अपना ठीक ही है। ओके। अब लेकिन हमें को अंदर एक बाहर एक, अरे यार, देखो, अब इसमें कॉमन ले लें बाहर, तो बाहर आएगा तो देखो, अब इसमें भी एक्स वाई जेड तो कम से कम कॉमन है ही, इसमें भी कॉमन है, तो हम दोनों से निकाल लेंगे, दोनों से निकालेंगे। ओके। तो हम इससे अब क्या करने वाले थे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड होल स्क्वायर था ना, और नीचे कॉमन तो ले, मतलब एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो नीचे एक्स वाई जेड से डिवाइड देना पड़ा था, तो डिवाइड है वो। ओके। और एक्स वाई जेड स्क्वायर से मल्टी, मतलब एक्स वाई जेड होल स्क्वायर को बाहर निकाला है और नीचे एक्स वाई जेड है, तो एक कट जाएगा और सिंगल बचेगा। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ये वाई जेड, ये हो जाएगा जेड एक्स, ये एक्स वाई, ये हो जाएगा वन वन वन, और ये हो जाएगा इधर, हाँ, तो एक्स एक्स वाई प्लस एक्स जेड, वाई जेड प्लस एक्स वाई, एक्स जेड प्लस जेड एक्स, जेड मतलब जेड वाई, ये हो गया। अब हमें इससे मतलब ऐसा करें कि इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें कि सी थ्री को हम रिप्लेस कर दें सी थ्री प्लस सी वन से, तो क्या होगा, जो पूरा कॉलम है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो अगर ये ऐड हुआ तो फिर तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे ये, तो इसमें से फिर से एक और कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, और ये फिर से वन वन और वन हो जाएगा, यानी कि दो कॉलम हमारे पास सेम हो गए। दो कॉलम जैसे ही सेम हुए तो पूरा डिटर्मिनेंट अस्त व्यस्त होके अंततः पूरा जीरो हो जाएगा, और ऐसे हमने ये प्रूव कर दिया कि जीरो है। ओके। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। तो एट्थ क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ओके। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फोर एक्स वाई जेड हमको प्रूव करना है, तो इसको कैसा करें, तो इसको हम कर सकते हैं किस प्रकार कि, देखिए, अब हम इससे सी वन को ऐड कर देते हैं, सी वन तीनों, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो इसको फाइनल क्या आएगा, ये ऐड करने के बाद टू कॉमन रहेगा, तो टू बाहर निकाल लेंगे, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और एक्स प्लस वाई, ये कॉमन रहेगा, और अंदर है जेड, जेड प्लस एक्स, और एक्स वाई एक्स, और एक्स प्लस जेड, तो ये है। अभी हम अभी हम क्या करें, अभी हम करेंगे सी वन को रिप्लेस करेंगे सी वन माइनस सी टू से, और अभी देखो तीन कंजिक्यूटिव हमें लगाने पड़ेंगे, तो एक तो ये हुआ, सी थ्री को रिप्लेस करेंगे सी थ्री माइनस सी वन से, और आर थ्री को रिप्लेस करेंगे आर थ्री माइनस आर वन से। आफ्टर दीज थ्री, देखो, ऐसा नहीं करना है कि एक साथ सारे लगा देना है, हमें एक की वैल्यू आ जाए, क्योंकि देखो इसमें सी वन यूज हो रहा है, तो पहले सी वन का इससे वैल्यू ला के वही जो वैल्यू आएगी उसी को नए वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो इससे क्या प्राप्त होगा, हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी अंततः, तो ये किस प्रकार की होगी, टू मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स जीरो, जीरो जीरो, जेड प्लस एक्स, एक्स, एक्स माइनस जेड, और एक्स, तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई कर, मतलब इसका यूज कर लेंगे हम, यूज कर लेंगे तो अंततः हमारे पास प्राप्त होगा फोर एक्स वाई जेड। ओके। ये हो गया आंसर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन बचा है, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है ये आप बताइए। हम्म, चलिए, आपके लिए एक 10 सेकंड का टाइम है, इसको मतलब मैं तो केवल 10 सेकंड का टाइम दे सकता हूँ, आप इसको पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ओके। ओके। तो अनुमान लगाता हूँ आपने कर लिया होगा सॉल्व से, तो इसकी मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हम इसमें यूज करेंगे नाइन्थ वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले आर वन को रिप्लेस कर रहे हैं आर वन माइनस आर टू से, और आर टू को रिप्लेस कर रहे हैं आर टू माइनस
R3 से, ये एक साथ कंसेक्यूटिव है। इसमें फर्स्ट वाले वैल्यू की जरूरत नहीं, दोनों को साथ में करना पड़ेगा। ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें? अब इसमें हम लगाएंगे, अब इसमें से फिर कॉमन आ जाएगा एक, कोई सा एक चीज कॉमन आएगी, उस कॉमन चीज को बाहर निकाल के फिर एक्सपेंड कर देंगे इसको, क्योंकि मतलब उसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं इसमें। उसके बाद केवल यही ऑपरेशन लगाने हैं, इसके बाद उसको ऑपरेशन मतलब एक्सपेंड कर देंगे और कुछ नहीं करना। ओके। या फिर a-y कॉमन ले लेना, a-y या फिर ऑल। तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। चलिए, अब 10th क्वेश्चन का, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो a+b+c हमारे पास 0 दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है ये वाली इक्वेशन। तो इसे प्रूव करने के लिए हम, देखिए, या तो पूरा एक्सपेंड कर दीजिए इसको, या फिर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। अब क्योंकि ये तीनों ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, और अभी फाइनल जो दिया गया है वो अच्छे स्टेट में दिया गया है, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा कि इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। इसको मैं यहीं से एक्सपेंड कर दूंगा। तो यहीं से एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, 1 - cos² माइनस ऑफ cos c, और cos c - cos ab, cos a cos b। ओके। और cos c cos a माइनस cos b। ओके, ये हो गया। तो अब हमें ये कॉस स्क्वायर जो ए है, कॉस स्क्वायर ए को हम चेंज कर देंगे। चेंज किस में करेंगे? साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी में कर सकते हैं, या फिर 2a उसी में भी कर सकते हैं। ओके, जो आपको अच्छा लगे उसी में चेंज कर देना। या फिर साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं इसको, 1 - cos² ए साइन स्क्वायर ए होता है, किस प्रॉपर्टी से होता है? sin² a + cos² a = 1। इस प्रॉपर्टी से इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस ये जो कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा, और ये कॉस बी हो था, कॉस, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो मैं ए बी सी लिख दे रहा हूँ इसकी जगह, कॉस ए बी सी। ओके। अब नेक्स्ट इसमें भी है सेम ऐसा ही, इसमें ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी यहाँ भी हो जाएगा, और ये कॉस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस बी स्क्वायर, और कॉस, एक और होगा ये प्लस, तो प्लस और माइनस ये कट जाएगा, कॉस, हाँ ये टोटल पॉजिटिव है शायद, या टोटल पॉजिटिव है तो कटेगा नहीं, कॉस a + b + c यहाँ भी बच जाएगा। ओके। और इसमें अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई है, इसमें हमें थोड़े से फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हम cos a + c का, कॉस सी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, सॉरी cos a + b का यूज करेंगे। तो ये जो टर्म थी ना हमारी, sin² a + cos² b, तो इसको हम चेंज कर देंगे cos a + b में, और मल्टीप्लाई बाई cos a - b प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b cos c, और माइनस cos²c। ओके। तो अभी फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा, तो हमारे पास फाइनल में आएगा cos c - cos c तो ये हो जाएगा 0, और ये बाहर तो है ही, तो जीरो तो नेट 0, ये अपने पास प्रूव हो गया। ओके। चलिए, अभी तो guys, sorry for interruption. There's internet issue connected now. My internet connection is unstable now. Let me see. Okay, I think my voice is clear now. तो पूछिए, शुरू करते हैं। और इट्स गुड, ग्रेट ग्रेट। ये क्या है? ये क्यों नहीं जा रहा? हाँ ठीक है, चल गया।
तो 11th क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास, वर्टेक्सेस तीन, एक ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है कि इनके द्वारा दी गई मैट्रिक्स का मतलब जो है डिटर्मिनेंट वो 3a² 4 है। तो ए क्या है, जो है ए है वो। तो हम देख, सबसे पहले ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल में तीनों साइड कॉमन होंगी, तो किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए और उसको जो है डिस्टेंस x - a² सॉरी x - x1² और प्लस फॉर्मूला। अगर ये कहीं भी दिखे, अब इसका स्क्वायर है ना, तो ये अगर ऐसा कुछ कहीं भी दिखे तो या फिर y1 x1 - x2 y1 - y2 स्क्वायर हो, या फिर x2 - x एक का हो, तो हम उसको रिप्लेस कर डालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है टू ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x1। ओके, सेम यही, बस इसका स्क्वायर नहीं होता, ये सेम यहाँ लिख देता हूँ इसके बराबर। ओके, तो अभी हमें ये जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड ए इज गिवन बाई, तो साइड ए के साथ, तो हम 11th क्वेश्चन का थे, तो क्या था डिस्कशन के 11th में एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, मतलब हमें दिया गया एक ट्रायंगल, उसका हमें एरिया मतलब कैलकुलेट कर एरिया मेथड से हमें इसको प्रूफ करना है कि ये है होगा। तो उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं, वी नो दैट, एक ट्रायंगल का एरिया हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको हम लिख सकते हैं √3/4 a²। इसको लिखने की बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। ओके, तो इसकी कुछ विधियां थी, तो हम इसमें कुछ चीजों का यूज करेंगे ना। तो सबसे पहला है, हम उन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। तो अब इसमें इक्वेट कर देते हैं दोनों एरियाज को, इक्वेट करेंगे तो 1/2 ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू करेंगे √3/4 ऑफ a²। अभी हम क्या करें कि स्क्वायर कर दें, यही तुरंत स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये यहाँ से 3 कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब हम इसको थोड़ी सी और चीजों में यूज कर लेंगे कि ये जो 4 था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड, तो हो जाएगा x1 y1 1, y x2 y2 1, x3 y3 1। इसका स्क्वायर इक्वल टू 3/16 a⁴, सॉरी इंटू 4 था, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 3/4 a⁴ ये आ जाएगा, जो कि हमारा हमें प्रूफ करना था। ओके, तो नाउ 14th क्वेश्चन, सॉरी 12th क्वेश्चन। ओके, तो 12th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि ये जीरो है नेट वैल्यू। तो हम इसमें कुछ चीजों का यूज करेंगे, जैसे अगर हम C1 = C1 - C2 कर दें, तो क्या प्राप्त होगा हमें? जो हो जाएगा जीरो। और C1 - C2 कर रहे हैं, या फिर हम कर सकते हैं, हाँ, C2 - C1 भी कर सकते हैं। ओके, या फिर ऐड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। चलो ओके, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस का। ओके, हो जाएगा 14 1 3 -7 और sin 3 थीटा। तो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे 12th वाले क्वेश्चन में, तो हम कुछ इसकी टैक्टिक्स भी लगा सकते हैं, टैक्टिक्स।
कि इसको मॉडिफाई कर दें। लेकिन अब देखे जा रहा है कि मॉडिफाई करने से थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम इसको मॉडिफाई ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम यहीं पे इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, मल्टीप्लाई कर देते हैं आप सीधा। तो इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो देखो, ट्रांसपोज लेने थे, कुछ गड़बड़ नहीं होती। तो ट्रांसपोज लेंगे, लेंगे ना, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसके बाद इसका एक्सपेंड कर देंगे। तो साइन थ्री थीटा 28 माइनस 21 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 7 माइनस ऑफ 2, 3 + 4 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 साइन 3 थीटा प्लस 14 कॉस 2 थीटा और -14 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग है ये। अभी यहाँ पर हम इसको अंदर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको भी कॉमन ले लेंगे उससे। साइन थीटा और 2 साइन थीटा +1 और 2 साइन थीटा -3 इक्वल टू नेट 0 ही है क्या। तो अब हमें यहाँ पर साइन थीटा एक तो 0 हो सकता है, एक हो सकता है 2 इक्वल टू -1/2, और होगा 3/2। तो इसमें से हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। एक तो हो जाएगी 0 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं n पाई, या फिर एक हो जाएगी पाई -पाई/6, और एक हो जाएगी जो कि मतलब देखो लास्ट वाली जो वैल्यू है साइन की -3/2, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और ये 1 से बड़ा है। तो हमारे पास दो ही वैल्यू है। एक तो हो जाएगा -पाई/6। इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा m/पाई प्लस -1/n/पाई/6 -पाई/6। तो ये हो जाएगा। ओके, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सो 13 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक छोटी सी मैट्रिक्स। इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब हमें क्या करना है, अ, कुछ चीजें को हम कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन लेंगे, इसमें से हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो जो कि हो जाएगा, फिर इसको हम अगर लिखते हैं तो ऊपर एक कॉमन लेयर आ जाएगी, जो है 12 + x। तो 12 + x यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। 12 + x कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 1 1, और 4x, 4 + x, सॉरी, 4 + x, 4 - 4 + x, ये हो जाएगा 4 + x, 4 + x और 4 - x इक्वल टू, खैर 0 है ही। ओके, अब हमें थोड़ी सी और चीजें इसमें से कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, C1 - C3, मतलब C1 एक्सचेंज कर दें, C1 - C3, और एंड एंड C2 को सेंड करेंगे C2 - C3। तो हमारे पास फाइनल में आ जाएगा। तो हमारे फाइनल में आएगा कि ऊपर हो जाएगा कुछ चीजें 0, ये भी 0, 1, ये 0, -2x, 4 + x, 2x, 2x और 4 - x। अब केवल ये बचा है, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे R3 से, सॉरी C3 से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 12 + x, तो बाहर है ही खैर, और 1। तो 2x, ये 0 हो जाएगा, बस ये टोटल 4 हो जाएगा। 4x 12 + x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 हो सकती है, और एक हो सकती है x की वैल्यू -12। तो ये x की दो वैल्यू हो जाएंगी। ओके,
तो ये आज हमारा अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं आज के लिए, जो कि है if a1 14 number question, if a2 and a3 or 10 to ar are in gp, then we need to prove that determinant of ar1, sorry, ar plus 1, ar plus 5, ar plus 9, ar plus 7 और जितने भी सारे 4 के डिफरेंसेस पे हैं सारे, उनको उनका इंडिपेंडेंट ऑफ आर है कि नहीं। तो 14 क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ A1 टू AR एक जीपी है, तो उस जीपी में प्रॉपर्टीज कुछ लगानी है, और AR+1 जो है, इसको इसको हम प्रूफ करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा कि नहीं। तो AR जो होगा, AR+1 इन्होंने दे रखा है, AR+X हम इसको लेट कर लेते हैं। तो AR+X इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको AR+1, इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ए ऑफ बे ऑफ आर प्लस 1 -1, क्योंकि आर आर तो ए ऑफ आर जो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन है, फैक्टर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। ओके, तो ए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है और आर है कॉमन रेशियो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। ओके, तो अब इससे हमें, चूंकि हमारी जो मैट्रिक्स है जो वो एक AR+1, ओके, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं AR AR+4 AR R+8, तो इसी प्रकार सो ऑन। ओके, तो ये इस प्रकार दिया गया है। तो हम इसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी। कॉमन क्या क्या होंगी? तो हम पहली वाली जो रो है, पहली वाली रो से हम ए आर कॉमन ले लेंगे, तो ए आर कॉमन ले लिया। सेकंड वाली रो से ए आर प्लस R+6 कॉमन ले लेंगे। ओके, ए आर आर कॉमन लिया था, ए आर R+6 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट वाले से ए आर R+10 कॉमन ले लिया। तो हम ये सारी चीजें कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1+1 1 1 1, AR4 AR4 AR6 AR8 AR8 और AR10। ये, और यहाँ पर अब क्या मिल गया, अब ये दोनों कॉमन मिल गए। अब ये दोनों कॉमन मिल गए, तो इन दोनों को कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये सारा 1 1 हो जाएगा। अगर 1 1 1 हुआ, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट डैमेज होके 0 हो जाएगा। 0 हुआ, तो ये हम प्रूफ कर दिया कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। ओके, और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 प्रूफ करना है, सो दैट द पॉइंट A+5 A-4 A-2 A-A+3, ये जो पॉइंट्स हैं कुछ एन ए डू नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। तो हमें अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको प्रूफ करने के लिए हम कर सकते हैं कि इसका एरिया निकाल लें। अगर एरिया, जो एरिया है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए एन एनी वैल्यू ऑफ ए, तो हम प्रूफ कर देंगे ये स्ट्रेट लाइन पे है ही नहीं। ओके, तो चलिए इसका एरिया निकाल देते हैं, जो कि आएगा 1/2 ऑफ A+5 A-4 1 A-2 A+3 1 A1। ओके, तो अब अप्लाई करेंगे। R1 को R1 माइनस R3 से रिप्लेस करेंगे, और R3 को R2 माइनस R3 से रिप्लेस करेंगे। ओके, सो अब ये रिप्लेसमेंट के बाद क्या प्राप्त होगा हमें? 1/2 ऑफ 5 - 4 0 -2 3 0 A 0 ए सॉरी 1 A 1। तो ये प्राप्त हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा। तो 1/2 ऑफ 15 - 8 आया, जो कि इंडिपेंडेंट है ए से, यानी कि हम किसी भी ऐसी ए की वैल्यू नहीं ले सकते तो एरिया 0 हो जाए। ओके, तो हमें प्रूफ हो गया कि हम एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा। एरिया कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये है
ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया इसका नेगेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन करते रहिए।